रहीम। अच्छा, अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं पास पेपर, ये हम पेपर 1 कर रहे हैं 7707 वेरिएंट 1 मई जून 2020। 1 घंटा 15 मिनट दरकार आपको इस सवाल को करने के लिए, और हम देखते हैं भाई सबसे पहली बात क्या बोलता है। सबसे पहले एमसीक्यू देता है और बोलता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही। अकाउंटिंग इन्वॉल्व मेजरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, बिल्कुल सही बात है। अकाउंटिंग करती क्या है? अकाउंटिंग का काम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस को मेजर करना। बुक कीपिंग का काम क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। बुक कीपिंग का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड करना। बाकी अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल डेटा नहीं। बुक कीपिंग रिक्वायर्स यूज ऑफ रेशियो एनालिसिस नहीं। सारे अकाउंटिंग के काम है, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। बोलता है नंबर 2, the balances remaining on the books of business after the preparation of income statement included the following। income statement बनाने के बाद कुछ balances आपके पास आए हैं। सबसे पहले loan from XY finance, wages due, rent prepaid, trade receivables, trade payables, motor vehicles और provision for depreciation of motor vehicle। what was the total liability? तो liabilities उसमें क्या क्या है? ये एक liability है, ये एक liability है और ये एक लाइबिलिटी है। इसके अलावा तो और कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो आंसर कितना आ रहा है? 15,270 निकाल लेंगे आप इन सबको ऐड करके। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बोलता है ऑन 2 अप्रैल नीना रिसीव चेक फ्रॉम जफर। इसने जफर से चेक रिसीव किया, तो एंट्री क्या बनाई होगी? बैंक डेबिट जफर क्रेडिट। ठीक है, अ क्रेडिट कस्टमर। ऑन 12 अप्रैल द चेक वाज रिटर्न अनपेड बाय द बैंक। चेक बाउंस हो गया। ठीक है, तो व्हाट वुड नीना मेक ऑन 12 अप्रैल? अब नीना क्या करेगी? पहले क्या एंट्री बनाई थी? बैंक डेबिट जफर क्रेडिट। अब वापस एंट्री क्या बना देगी? जफर डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैड डेट रिकॉर्ड नहीं करेगी। बैड डेट कब रिकॉर्ड करेगी? जब जफर रिफ्यूज कर देगा पेमेंट करने। तो जफर ने रिफ्यूज नहीं करा है, चेक बाउंस हुआ है, जफर को फोन करेंगे, भाई ये चेक बाउंस हो गया, जफर बोलेगा दूसरा दे दो। क्लियर? अच्छा जी, तो आंसर डी है इसका। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 बोलता है एन इज अ ट्रेडर। ओके, ऑन 1 अप्रैल सिंडीज अकाउंट इन एन्स लेजर शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 520। सिंडी का एक लेजर अकाउंट था, किसकी बुक्स के अंदर? एन की बुक्स के अंदर। यानी एन अकाउंट बना रही थी, किसका? सिंडी का, और उसका बैलेंस शो हो रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 520। इसका मतलब एन सामान सिंडी को बेचती होगी या उससे खरीदती होगी? तो ट्रेडर से बेचेगा सामान। नाइस लॉजिक, वेरी नाइस लॉजिक। और बताओ, क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। क्रेडिट बैलेंस मतलब इसका बीडी बैलेंस किधर बन रहा है? ये किसका अकाउंट है? सिंडी का। बीडी बैलेंस इधर बन रहा है 520 का। इसका मतलब क्या है? एन क्या करती होगी सिंडी से? सामान बेचती होगी या खरीदती होगी? खरीदती होगी। ट्रेडर है। ट्रेडर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बेचेगी, खरीदेगी भी तो ना। किसी से खरीदेगी तो ही बेचेगी। आगे सुने, बोलता है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द अप्रैल। कुछ ट्रांजेक्शन हुई है। सबसे पहले बोलता है एन रिटर्न गुड्स $32 सिंडी। देखो, गुड्स रिटर्न किए सिंडी को, तो सिंडी से खरीदी होंगी पहले। तो सिंडी कौन हुई? सप्लायर हो गई इसकी। फिर बोलता है एन बॉट गुड्स 210 फ्रॉम सिंडी एंड पेड इन कैश। और उसने फिर 210 की खरीदी और उसके बाद बेच दी। विच स्टेटमेंट अबाउट द बैलेंस ऑन सिंडी अकाउंट इन एन्स लेजर इज करेक्ट? भाई आप ये देखें सबसे पहले तो कि इसने रिटर्न कितने की कर दी? 30 की। तो रिटर्न लिख लो 30 का। फिर उसके बाद इसने क्या किया था? परचेजेस करी थी। परचेज कितने करी थी? 210 की, और उसकी पेमेंट भी कर दी इसने 210 की। तो इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा ना। वैसे भी अगर हम वैसे भी सोचे तो इम्पैक्ट कैंसिल हो गया। सही है, वैसे इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सही बात है, लेकिन हम वैसे भी देख रहे हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अब पहले से फिगर कितनी बन रही है? पहले तो ये बताएं। 490। सीडी बैलेंस बन रहा है 490 का। इसका मतलब क्या है? एन ने सिंडी को कितने पैसे देने हैं अभी? इसका मतलब यही है, हाँ या ना? पहले तो ये बता दो, क्लियर कर लो दिमाग के अंदर। अब पहली पहली ऑप्शन लिखी हुई है एन ओ सिंडी $490। हाँ हाँ, एन ने तो देने 490। किसको देने? सिंडी को पे करने। दूसरी एन ओ सिंडी 700, नहीं 700 तो नहीं,
फिर बोलता है सिंडियोज, नहीं भाई सिंडियो नहीं करती, सिंडियो नहीं करती, सिंडी के तो दोनों ऑप्शन पर गलत हो गए, सिंडियो सिंडियोज नो, एन ओ, ठीक है, एन ने पैसा देना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलता है नंबर 5, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम टोमेलो फ्रॉम टिबैगो, जो भी है ये आर रिटर्न बिफोर दे आर पेड टू। क्या हुआ है कि गुड्स जो है वो खरीदी गई है और वो टोमेलो ने खरीदी है, टिबोगो से खरीदी है, या जो भी है ये जो भी बंदा है, अस्तगफुरुल्लाह, पता नहीं नाम कैसे रखते हैं, बच्चा पैदा हो बेटा आज से टिबोगो, अबे बच्चा भी उड़ के बोले क्या नाम रखा, खैर। तो भाई अब वो बोलता है टोमेलो keeps full double entry system where will टोमेलो रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स। यार ये रिटर्न ऑफ गुड्स कहाँ रिकॉर्ड करेगा, उधार पे खरीदता है ना, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा जी, अब एंट्री क्या बनी होगी, गुड्स जो है वो बॉट करी थी तो परचेज डेबिट और ये टिबैगो क्रेडिट, ये एंट्री बनी होगी। अब परचेज रिटर्न हो रही है तो क्या एंट्री बन जाएगी, टिबोगो जो है वो डेबिट और परचेज रिटर्न। अच्छा अब सवाल ये है कितने से, जो भी अमाउंट है XYZ, आप अमाउंट नहीं दी हुई तो अमाउंट हम नहीं लिखते। मुझे एक बात बताओ, ये जो टिबोगो है ये सप्लायर है या कस्टमर है, सप्लायर। तो सप्लायर का जो टी अकाउंट होता है उसको हम कहते क्या है, परचेज लेजर, शाबाश, तो इसको बोलते हैं परचेज लेजर। और जो परचेज रिटर्न्स होती है वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, परचेजेस हो या परचेज रिटर्न्स हो, ये जनरल लेजर में रिकॉर्ड की जाती है। सेल्स हो या सेल्स रिटर्न्स हो, ये जनरल लेजर में रिकॉर्ड की जाती है। जनरल लेजर का मतलब परचेजेस क्रेडिट हो या कैश हो उसमें रिकॉर्ड होंगी। जनरल लेजर का मतलब सेल्स का अगर जनरल लेजर बन रहा है तो सेल्स क्रेडिट की हो या कैश की हो जनरल लेजर में रिकॉर्ड होगी, सही है। यानी कि जो परचेज रिटर्न का अकाउंट बना होगा, देखो दो अकाउंट बने होंगे ना, एक परचेज रिटर्न का बना होगा है ना, और एक अकाउंट किसका बना होगा, अबे परचेजेस नहीं, टिबैगो, टिबोगो जो भी है, टिबोगो के अकाउंट को हम क्या कहते हैं, परचेज लेजर। और परचेज रिटर्न के अकाउंट को क्या कहते हैं, जनरल लेजर। बोलता है वेयर टोमेलो रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स, कहां रिकॉर्ड करेगी भाई, परचेज लेजर, सी डी ओनली नहीं, डी भी अगर होता अगर और कोई ऑप्शन नहीं होती ऊपर वाली, लेकिन ऊपर वाली ऑप्शन देखो तो ये जब रिकॉर्ड करेगी तो डबल एंट्री बनाएगी ना, क्या करती थी, फुल डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड करती थी ना, डेबिट का क्रेडिट रिकॉर्ड करती थी, तो दो अकाउंट बनेंगे इस ट्रांजेक्शन के, एक परचेज रिटर्न का, एक टोमेलो का या टिबोगो का, सही है। हाँ पता नहीं जो भी है हमें क्या पता। तो वो बोलता है कि भाई इसको जो आपने आंसर रिकॉर्ड करना है वो दो जगह पे रिकॉर्ड करोगे, और कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, वो इन दो अकाउंट में, जनरल लेजर में भी और परचेज। क्लियर हो गया, सामने मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया कि दो अकाउंट्स बनेंगे क्योंकि डबल एंट्री रिटर्न की दो अकाउंट्स बन रहे हैं, उनमें से एक अकाउंट परचेज लेजर और दूसरा जनरल लेजर। क्लियर हो गई बात, डन। इसी तरीके से एक्सपेंसेस के जो अकाउंट्स बनते हैं ना, रेंट, इंश्योरेंस, ये वो, इनको हम कहते हैं नॉमिनल लेजर्स, ये नॉमिनल लेजर। आगे बात, आगे बोलता है डेव सप्लाइज गुड्स टू पीटर ऑन क्रेडिट, ठीक है, यानी कि पीटर कौन है और डेव कौन है, बायर और सेलर से पहचान लेते हैं दोनों को। डेव क्या कर रहा है, तो सेलर है, पीटर कौन है, बायर है, यानी कि एक सप्लायर और एक कस्टमर बन गया, सेलर कौन है, सेलर यानी कि सप्लायर, और एक कस्टमर है जो कि बायर है, डन। आगे बोलता है ऑन फर्स्ट अप्रैल पीटर ओड डेव 440, यानी कि पीटर ने डेव को कितने पैसे देने थे, 440, और जाहिर सी बात है पीटर सामान खरीदता था ना डेव से, तो इसी ने पैसे देने थे 440। डेव सेंट और रिसीव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, और उसने क्या किया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसने सेंड और रिसीव करे हैं। बोलता है व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑन 30th ऑफ अप्रैल। क्लोजिंग बैलेंस बता दें आप मुझे, क्लोजिंग बैलेंस मतलब अभी कितना बैलेंस रहता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मतलब रिमेनिंग बैलेंस, हाईलाइट द रिमेनिंग बैलेंस। तो सबसे पहले ओपनिंग में कितना पैसा था, 440, यानी कि ये पैसा पे करना था। फिर आपने इनवॉइस बनी 360 की, यानी 360 का और सामान खरीद लिया। फिर आपने चेक पे करा, और वो कितने का चेक पे करा, 429 का, डिडक्टिंग 11 डिस्काउंट। तो भाई टोटल कितना अकाउंट कम हुआ होगा,
440 से अकाउंट कम हुआ होगा, यही एंट्री बनी होगी 440 से, जो आपका वो था डेट था वो कम हो गया होगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और जो भी आपकी अमाउंट है वो बैंक की वो हो गई होगी। अच्छा जी, अब फिर एक डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितने की हुई थी? 50 की परचेज रिटर्न हुई थी। अब परचेज रिटर्न किसने भिजवाया होगा? डेबिट नोट किसने भिजवाया होगा? कस्टमर ने, पीटर ने। किसको? एन को। फिर एन ने उसको इन रिटर्न क्या भिजवाया होगा? क्रेडिट नोट। ठीक है, कि मैं तुम्हारे अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ, और एन उसके अकाउंट को डेबिट कर रही है। सही है। तो अब इन दोनों की रिकॉर्डिंग डबल डबल नहीं होगी, ये एक ही परचेज रिटर्न हुई है, ये एक ही रिटर्न हुई है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बन रहा है? पहले तो ये निकाल लें आप, 310। तो 310 विल बी द रिमेनिंग बैलेंस, तो आंसर विल बी बी। आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर? ये वाली बात समझ आ गई है? ठीक है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट कौन भिजवाता है? बायर सेलर को, और फिर जब सेलर एग्री करता है रिटर्न करने के लिए, तो उसको क्या भिजवाता है? क्रेडिट। ठीक है, बात समझ आती है? क्योंकि मैं अगर बायर हूं तो मेरे अकाउंट में सेलर क्रेडिट हुआ होगा, एक लाइबिलिटी है। जब मैं रिटर्न करूंगा तो उसके अकाउंट को डेबिट करूंगा ना, तो मैं डेबिट नोट भिजवाऊंगा। सेलर के लिए मैं क्या हूं? एक कस्टमर हूं, तो उसने मेरा रिसीवेबल रिकॉर्ड किया होगा डेबिट साइड पे। तो अब जब मैं रिटर्न करूंगा तो मेरा रिसीवेबल कम करेगा वो, तो वो क्रेडिट करेगा, तो वो मुझे क्रेडिट नोट भिजवाएगा। इसलिए डेबिट और क्रेडिट नोट इनके नाम हो। ठीक है। अच्छा, आगे बोलता है व्हाट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स जर्नल। भाई क्या रिकॉर्ड करते हैं सेल्स जर्नल के अंदर? सेल्स जर्नल मतलब सेल्स डे बुक। सेल्स बुक के अंदर क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, ऑल क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन। तो ये हम लोगों ने 7 भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट 2 कॉलम कैश बुक इज करेक्ट? व्हाट इज 2 कॉलम कैश बुक? जिसमें सिर्फ बैंक और कैश का कॉलम होता है, डिस्काउंट्स के कॉलम इंक्लूडेड नहीं होते, वो 2 कॉलम होती है। और 3 कॉलम जो कैश बुक होती है उसमें डिस्काउंट्स के कॉलम भी इंक्लूडेड होते हैं। तो तीन साइड में भी, पहली साइड में भी 3 कॉलम डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड में भी 3 कॉलम। ठीक है। अच्छा जी, अब 2 कॉलम में तो 2 कॉलम होते हैं। It is a ledger account for bank transactions only. Yes, it is a ledger account, but not bank account only. क्योंकि कैश और बैंक दोनों होते हैं। It is a ledger account for cash transactions only. नहीं। It is a book of prime entry. Yes, ये एक information अभी तक करेक्ट। अच्छा, अगर ऊपर लिख देता ना it is a ledger account for cash and bank transactions, फिर वो बात भी सही होती। और फिर लिखा हुआ है it record cash discount। 2 कॉलम में कैश डिस्काउंट आते हैं? नहीं आते। 3 कॉलम में आते हैं। इसका मतलब ये बात भी गलत हो गई। स्टेटमेंट करेक्ट सी। आगे बढ़ते हैं। बोलता है नंबर 9, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट ट्रेड डिस्काउंट इज करेक्ट? ट्रेड डिस्काउंट क्या होते थे? बार्गेन होते थे और इनवॉइसेस में शो कर दिए जाते थे, दैट्स इट। उसको बाकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इट इज डेबिटेड टू सप्लायर। भाई रिकॉर्ड ही नहीं होते तो भूल जाओ। It is only given if the invoice is paid within the period allowed by the supplier। वो बोल रहा है कि तब रिकॉर्ड किया जाता है जब आपका सप्लायर या जो भी आपका जो भी बंदा है वो आप पेमेंट आप जिस टाइम कर रहे हो तो नहीं, जिस टाइम पेमेंट रिसीव या पे हो रही होती है वो कैश डिस्काउंट्स होते हैं। हाँ जी, आगे आ जाए। इट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड्स इन एन इनवॉइस। यस, ये एक बात सही है। इट इज यूज्ड टू इनकरेज बल्क बाइंग। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो 2 चीजें सही है। 2 कैसे सही है? अच्छा, ऑप्शन 2 की दी हुई है। ठीक है, तो the correct options are 3 and 4। डी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। Why is trial balance prepared? भाई क्यों बनता है? बिल्कुल हेल्प करता है आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने में, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के अंदर। क्लियर? बात समझ आ गई? आगे बात करते हैं। बोलता है 11, the income statement of a business showed a loss for the year 16,000। लॉस है इनकम स्टेटमेंट। बोलता है ऑन चेकिंग द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। नंबर 1, पहले तो ये बात याद रखें कि 16,000 रुपए का क्या हुआ हुआ है आपको? लॉस। तो अगर कोई एक्सपेंस होगा तो लॉस बढ़ जाएगा, और कोई इनकम होगी तो लॉस बढ़ जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, बोलता है नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर इंश्योरेंस प्रीपेड। इंश्योरेंस प्रीपेड करती क्या है असल में? प्रॉफिट्स को बढ़ाती है या कम करती है? एक्सपेंसेस को कम करती है, क्योंकि लेस करते हो एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट्स क्या होते होंगे? बढ़ जाते होंगे। यानी कि तुमने अपने लॉस को क्या करना है? 480 से बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना है या कम करना है? लॉस को क्या करना है? प्रॉफिट को तो बढ़ाओ, लॉस को क्या करोगे? 480 से कम हो जाएगा लॉस। क्लियर? ये बात समझ आई? नुकसान हुआ था ना पहले से, और 480 प्रॉफिट्स को बढ़ाता है। इस बार प्रॉफिट तो है नहीं, तो लॉसेस को क्या करेगा? कम कर देगा, नीचे ले आएगा। सिंपल। फिर आगे बोलता है नो एंट्री हैड बीन मेड फॉर बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं।
एक्सपेंस होने की वजह से प्रॉफिट्स क्या होते हैं, घटते हैं, और लॉसेस क्या होंगे एक्सपेंस होने की वजह से, बढ़ जाएंगे। तो क्या कर देंगे, वन सिक्स, तो आंसर क्या आया, क्लियर, आसान सी बात। बस घूमना नहीं, लॉस है तो लॉस से सोचना है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से सोचना है, क्लियर। अगर ये 16,000 का प्रॉफिट होता तो फिर क्या करते, 480 ऐड करते और 620 लेस करते, उल्टा कर देते फिर। सही बात समझ आ गई ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना इसमें। आगे देखते हैं, बोलता है पीटर, ये मेरे ख्याल से जिसने बनाया पेपर वो पीटर ही। पीटर्स बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 600। बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है डेबिट बैलेंस। सबसे पहली चीज, इस बार इसने ये नहीं लिखा कि ये पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस, यानी ओवरड्राफ्ट है या नॉर्मल बैलेंस है, बल्कि क्या लिख दिया, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, अगर तुम्हें बैंक स्टेटमेंट मिलती है उसमें डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम्हारे बैंक में पैसे हैं या नहीं है। बैंक के लिए हम थे क्या, एक लायबिलिटी थे, तो हमारी लायबिलिटी होते तो हम क्रेडिट साइड पे शो हो रहे होते, इसका मतलब हमने बैंक से उल्टा पैसा निकाला हुआ है, तो अब बैंक ने हमसे उल्टा पैसा 600 रुपए लेना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो बैंक का बैलेंस था ये पीटर का, ये ओवरड्राफ्ट था 600 रुपए का, क्लियर। अगर ये बोल देता 600 का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब बैंक में पैसा मौजूद है, और अगर बोल देगा बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब पैसा मौजूद नहीं है। और इसको आसान तरीका सोचने का ये कि कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस होगा तो पैसा है, तो वाइस वर्सा बैंक में अगर डेबिट बैलेंस होगा तो पैसा नहीं, क्लियर। बात समझ रहे, ऐसे आपको पेपर के टाइम पे आसानी से याद आ जाएगी बात। ऑन फर्स्ट अप्रैल ओपनिंग बैलेंस द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, और फिर कुछ चक्कर हुए। चक्कर क्या हुए, बोलता है टोटल चेक डिपॉजिट 7400, टोटल चेक पेमेंट 6200, डायरेक्ट डेबिट फॉर इंश्योरेंस 180 एंड क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर 450। बोलता है व्हाट वाज द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ऑन 30 अप्रैल। देखो यार, जो पैसा आया वो और जो पैसा गया वो, उसके बारे में सोचना है। पहले मेरे पास पैसा कितना था, नेगेटिव था 600। टोटल चेक डिपॉजिट, जमा कितना करवाया, ऐड, गया कितना, टोटल पेमेंट कितनी करी, 6200 की, माइनस। फिर उसके बाद जो डायरेक्ट डेबिट इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस डायरेक्ट डेबिट का पैसा आया होगा या गया होगा, गया। डायरेक्ट डेबिट मतलब वो अभी एक सवाल में हमने देखा था, पेमेंट हो जाती है हमारे अकाउंट से, सर्टेन अमाउंट एक निकल जाती है, तो पैसा माइनस कर देंगे। और फिर उसके बाद क्रेडिट ट्रांसफर, किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर दिया, ऐड हो गया। तो अब भाई क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 870। लेकिन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, हाँ जी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब अगर ये बैलेंस बैंक में पॉजिटिव हो चुका है, तो अब बैंक का बैलेंस ये क्रेडिट बैलेंस कराएगा या डेबिट बैलेंस कराएगा, अब वो बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस कौन सा बैलेंस होता था, डेबिट। तो अब पॉजिटिव बन गया वही बैलेंस, तो अब क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस बन गया। यानी कि आंसर 870 ए या 870 बी, क्लियर, बात समझ आई। इसका मतलब अब मेरे बैंक में पैसे मौजूद है, कितने पैसे मौजूद है, $870 मौजूद है, क्लियर, बात समझ आई। आगे सुनो, अब क्या हुआ, ये इस वजह से पॉजिटिव हो गया क्योंकि दो बड़ी पेमेंट मेरे पास आ गई, एक 7400 भी बैंक में आके गिरा है और एक 450 रुपए बैंक में आके गिरा है। और जो मेरे बैंक से गया है वो एक 600 गया हुआ था ऑलरेडी, एक 6200 गया हुआ था और एक 180 गया हुआ था, क्लियर है, ये वाली बात सबको क्लियर है, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला एमसीक्यू देखते हैं 30। A sale ledger control account had a debit balance of 10,000। आपका जो SLC है उसका 10,000 का बैलेंस है। It was found that 2,000 contra entry to purchase ledger control account had been entered on the wrong side of sale ledger control account. What was the correct balance on sale ledger control account? यार सबसे पहले आप ये देखें कि आपके sale ledger control account में बैलेंस कितना था। तो आपका सेल लेजर अकाउंट बैलेंस कितना बता रहा था, बैलेंस बीडी 10,000। अच्छा, आपने गलती क्या करी हुई थी, आपने 2,000 रुपए का कॉन्ट्रा लिखा हुआ था लेकिन रॉन्ग साइड पे। एसएलसीए के अंदर कॉन्ट्रा किस साइड पे आता है, एसएल कॉन्ट्रा करता है क्या, दोनों अकाउंट्स को कम करता है, तो एसएलसीए की क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था, लेकिन इसने कहां पे रिकॉर्ड किया हुआ है, डेबिट पे, यानी इसने कहां पे रिकॉर्ड किया हुआ है, 2,000 रुपए यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। अब कोई चीज क्रेडिट करनी थी और डेबिट कर दी, रिवर्स करने के लिए क्या करनी पड़ी थी, अमाउंट डबल, सस्पेंस अकाउंट पड़ गया है, तो कॉन्ट्रा यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 4,000 रुपए का, 4,000 था या कितना था, सही है। तो अब आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें, इसका कितना आ रहा है, 13 का 13 है, बैलेंस
कितना आ रहा है? इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? 6000। तो 6000 आंसर होगा। 8 + 2 तो सॉरी 10 + 2 12, 12 - 4 ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, मैंने अभी यहाँ पे खाली दिखाया था ना, सही है। तो ये वो 8000 सॉरी, तो कितना बना? 6000 ही बनेगा ना। वो वाला कॉन्ट्रा तो रिकॉर्ड हुआ था पहले से ना बीडी बैलेंस के अंदर, सही है। वो तो मैं यहाँ दिखा रहा था कि उसने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, सही है। अब हम लोग ने इसको करेक्ट कर दिया, सही है। अच्छा जी, तो ये इसका आंसर कितना बन रहा है? 6000। आगे आ जाओ। अब बिजनेस हैड अ न्यू एक्सटेंशन टू इट्स वर्कशॉप प्रेमिसेस। वर्कशॉप प्रेमिसेस है, उसकी एक्सटेंशन कर रहा है। इट incurred the following expenditures। कुछ expenditures हुए: building cost, legal fee, air conditioning system for original workshop, air conditioning system for new workshop, decorating the original workshop, decorating the new workshop. What is the total of capital expenditure? इसमें capital expenditure है क्या? Building cost capital expenditure, legal fees capital expenditure, air condition खरीदना non current asset खरीदा है। अब भले एग्जिस्टिंग के लिए खरीदा या नई के लिए खरीदा, खरीदा ना। एक्वायरिंग ऑफ नॉन करंट एसेट क्या सिखाया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नई शॉप के लिए भी आपने खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पुरानी शॉप जो थी उसको डेकोरेट करा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नई शॉप को डेकोरेट करा, कैपिटल। पहली बार खर्चा हो रहा है, पर्दे कुर्सियां ये वो नहीं लगाओगे, काम कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो ये कौन सा है? कैपिटल, क्योंकि इस डेकोरेशन के बिना अभी आपका बिजनेस वर्केबल कंडीशन में नहीं है। आप एक दुकान खोलते हो, बर्गर शॉप खोलते हो, उसके अंदर आपने कोई डेकोरेशन या टाइप की कोई चीज पहली बार में रखी नहीं है, तो ये तो अजीब सी बात है। वहां जाके आपको फील आनी चाहिए कि भाई ये शॉप किस चीज की है। अच्छा जी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सबको ऐड कर लो, 1 2 3 4 21,000 है, 71,000, यानी कि जो आपका 14 है उसका आंसर सी। आगे बढ़ जाते हैं। ये बात समझ आ गई ना? फर्स्ट टाइम किसी काम में डेकोरेशन भी हो रही है तो भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जरूरत है, सही है। क्योंकि उसके बिना बिजनेस वर्किंग कंडीशन में नहीं है। क्लियर? बात समझ आई? इवन आपको पता है ये जो हम बाहर ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां देखते हैं, जो पहले हमें नजर आती थी, अब इतनी नजर नहीं आती। जैसे कि यार ये कोरियर सर्विसेज होती थी ना हमारी, एक लाल रंग की कौन सी चलती थी बहुत, अब हम नाम भूल गए उसकी, टीसीएस। अब बहुत कम हो गई है, वरना पहले हर किसी को नाम ही कोरियर सर्विस के बजाय टीसीएस लोग बोलते थे इस चीज को, सही है। कि टीसीएस करवा दो, टीसीएस करवा दो, इतनी मार्केटिंग करी हुई थी उन्होंने कि हर बंदे के जमाने पे कोरियर सर्विस नहीं होता था, टीसीएस होता था। टीसीएस तो एक कंपनी है, वो क्या करते थे अपनी गाड़ी के ऊपर लाल पेंट करवा के उस पर टीसीएस लिखवाते थे। तो अगर वो लाल पेंट करवा के जो टीसीएस लिखवा रहे हैं उसका भी जो खर्चा आ रहा है ना, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि उनकी लीगल पॉलिसी थी कि इसके बिना आप कोरियर सर्विस गाड़ी नहीं चला सकते। कोरियर सर्विस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? साइनिंग, सही है। उसका साइन होना उसके ऊपर जरूरी था, पेंटिंग एंड साइनिंग, तो वो उसका भी खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। हालांकि हम किसी और गाड़ी में जाके कलर करवा लें अभी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर कोई लीगल काम आ गया ना किसी चक्कर में, ये पॉलिसी है, अब जहाज के ऊपर जब तक एमिरेट्स नहीं लिखा होगा वो नहीं उड़ेगा, तो एमिरेट्स लिखवाने का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐसे समझिए इस बात को। क्लियर? देखो आगे बोलता है, a non-current asset was depreciated at the year end for the first year of ownership using the straight line method basis on the following। ठीक है, तो एसएलएम के थ्रू इन्होंने डेप्रिशिएट कराया था। डेप्रिसिएशन तो निकालो इसकी पहले, 20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 4,000 डिवाइड बाय 4, 19,000। इतनी बड़ी 20,000 की एक साल 19,000 कैसे हो? तो डेप्रिसिएशन कितनी आई? 4,000 आ रही है। आगे बोलता है It was then found that reducing balance method 30% per annum should be used। बोल रहा है कि बाद में पता लगा कि आरबीएम इस्तेमाल करना है 30% का। आरबीएम जब हम इस्तेमाल करेंगे 30% का तो कितनी डेप्शन आएगी? 20,000 into 30%। अब इसमें रेजिडुअल कुछ नहीं आएगा, कितनी आएगी? 6,000। यानी कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए 6,000 की, आपने कितने की चार्ज करी हुई है? 4,000 की। कम करी हुई है ज्यादा करी हुई है? कम करी हुई है। आगे बोलता है What was the effect on profit for the year of correcting this error? इस एरर को अगर हम करेक्ट करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? 2,000 से बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे या कम? पहले कितनी रकम चार्ज करी हुई है? बेटा आफ्टर करेक्टिंग, बोल्ड में तो लिखा हुआ है जब तुम इस चीज को करेक्ट करोगे।
एसएलएम की जगह आरबीएम लगाओगे तो प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएंगे। कितने से कम हो जाएंगे? 2000 से। तो 2000 से कम करो। 2000 से क्यों सर? डेप्थ तो 6000 आई है भाई, चार ऑलरेडी चार्ज की हुई थी, 2 और चार्ज करो, क्लियर हो गया। तो ये हम लोगों ने 15 कर लिया, सही है। आगे बात करें। हाँ फिर से बोलो। वो ये बोल रहा है कि इस साल के आखिर में डेप्थ चार्ज करी, लेकिन 4000 कर दी एसएलएम के थ्रू। बाद में पता लगा 4000 नहीं करनी थी, आरबीएम के थ्रू 6000 करनी थी। तो 4000 पहले से लगी हुई है उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट में, और कितनी ऐड करोगे? 2000। तो प्रॉफिट्स में पहले से 4000 का तो डिक्रीज आया हुआ होगा, मजीद और कितने का डिक्रीज आ जाएगा करेक्ट करने से? 2000 का और आ जाएगा। क्लियर? बात समझ आ गई? अच्छा भाई आगे देख, आगे बोलता है a company's financial year ends on 31st of December 2019। क्या बोल रहा है कि जो आपकी कंपनी है उसका जो ईयर एंड है वो 31 दिसंबर 19 है। On 31 December 19 it paid a rent of 8000 for 4 months ending 31st March। What was the opening balance of the rent account on 1st January? क्या किया है आपने? आपका ईयर एंड कब होता है? दिसंबर में। आपने पहली दिसंबर को कितने महीने का रेंट पे कर दिया? 4 महीने का। हालांकि हमारा दिसंबर का 1 मंथ का इस महीने का रेंट काउंट हो गया, कितने महीने का एक्स्ट्रा रेंट पे कराया हमने? 3 महीने का। अच्छा जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि हर एक मंथ का रेंट कितना है, तो आप क्या करोगे? 8000 डिवाइडेड बाय कितने मंथ का पे करा था ये? 4। तो कितना आंसर आया? 2000। आपने कितने मंथ का एक्स्ट्रा पे करा हुआ है? 3 मंथ का। तो कितना बना टोटल? 6000। पहली बात आपको ये पता लगी, आपने 6000 रुपए एक्स्ट्रा पे करा हुआ है। 6000 रुपए अगर तुमने एक्स्ट्रा पे करा हुआ है तो क्या मैं बोल सकता हूँ 6000 रुपए का प्रीपेड है? 6000 का प्रीपेड है। अच्छा, अब अगर हम एक अकाउंट बनाए एक्सपेंस का और हम ऐसे लिखेंगे पी ए ए पी, ठीक है, ये सीडी बैलेंस है। ये कौन से बैलेंसेस है? सीडी बैलेंसेस है। तो पी कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा क्लोजिंग, और इसी का ही बीडी कितना बन जाएगा? पी का 6000 बन जाएगा। वो कौन सा मांग रहा है? व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस, बीडी बैलेंस ऑफ 1 जनवरी 2020, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बताओ। तो कितना बैलेंस है? 6000 डेबिट। बात समझ आई? तो ये जो मैंने आपको सिखाया ना, इससे आपके बहुत मसले हल होते रहेंगे अगर आप इसको इसी तरीके से करोगे तो। सही, आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है? क्लियर हो गया? आगे बात करें। ये हम लोगों ने अभी कौन सा करा है? 16 करा था। आगे आ जाए 17। एलिस फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर। इसका 31 दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। द बैलेंस ऑन हर बुक्स ऑन 1 जनवरी 2020 इंक्लूड कमीशन रिसीवेबल 250, रेंट रिसीवेबल 500। अब एक डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, एक क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, सही? आगे सुनिएगा। सबसे पहले आपने दिमाग में ले आए, ये एक्सपेंसेस है या इनकम्स है? इनकम्स। इनकम्स का मतलब अकाउंट क्या बनेगा? ए पी पी ए, ऐसे ही मतलब है इसका। अच्छा जी, ये ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिए हुए, तो भाई डेबिट बैलेंस कितना दिया हुआ है इसका? कमीशन का 250 ओपनिंग बैलेंस है, और इसका कितना दिया हुआ है? 500 का ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस ये है। आधा काम आसान हो गया। इसका मतलब अरियर्स, इनकम इन अरियर्स, मतलब ये पैसा रिसीव करना है और ये पैसा एडवांस में आया हुआ है, सही है? जो पैसा रिसीव करना है वो एसेट है, जो एडवांस में आया हुआ है वो लायबिलिटी है, सही है? नीचे आ जाओ, बोलता है व्हाट डू दीज बैलेंस रिप्रेजेंट्स। हाँ जी, कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो कमीशन क्या है? इनकम आउटस्टैंडिंग, लेकिन इनकम आउटस्टैंडिंग तो 2 है, एक ए भी है और एक बी भी है, सही है? उसके बाद फिर बोलता है रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग और रेंट रिसीवेबल प्रीपेड। तो कौन सा आंसर सही है? बी आंसर सही है 17 का। देख लो, क्लियर? बात समझ आई? अगेन इनकम का अकाउंट बनाया और इनकम का अकाउंट बना के 2 मिनट में मुझे पता लग गया क्या करना है। डन? क्लियर? सबको क्लियर है ये वाली बात? आगे सुनो, आगे क्या बोलता है? J sells goods on credit and maintains a provision for doubtful debt। ठीक है, बोलता है he wants to increase the provision for doubtful debt by 250। 250 से क्या करने वाला है? अपने provision for doubtful debt को increase करने वाला है। Which entry record the increase in provision for doubtful debt? अबे यार बता दो। Increase in provision, expense, income statement debit, provision credit, तो कितने से?
250 से। तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, ये एंट्री बन जाएगी। सी आंसर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। 19 which item are deducted from gross profit when calculating profit? कौन सी चीजें हैं जो तुम ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करते हो जब तुम नेट प्रॉफिट निकालते हो? यार एक्सपेंसेस। और क्या लेस करते हो? डिडक्ट की बात करी ना, तो एक्सपेंसेस। तो देखो इनमें एक्सपेंसेस कौन से? बैलेंस ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, बैलेंस नहीं, बैलेंस मतलब सीडी बैलेंस नहीं, बल्कि उसका डिफरेंस। सीडी और बीडी का डिफरेंस ट्रांसफर होता है, ये बात हमें पता है ना? याद है ना? जब तुम अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पे तुम लिखते हो बैलेंस बीडी, यहाँ लिखते हो सीडी, और इनका जो डिफरेंस होता है वो जाता है इनकम स्टेटमेंट में। ऐसा ही होता है। तो भाई बैलेंस नहीं, बैलेंस नहीं, दिस ये नहीं। आगे, कैरेज पेड ऑन गुड्स सप्लाइड टू कस्टमर, यस दिस इज कैरेज आउटवर्ड्स, तो कैरेज आउटवर्ड्स रिकॉर्ड होता है। आगे बोलता है ड्राइंग्स मेड बाय ओनर ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स मेड बाय ओनर। अच्छा, ड्राइंग्स कोई सी भी होती ना, या तो अगर गुड्स की होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ग्रॉस प्रॉफिट से पहले, या बैंक अकाउंट के अंदर, या नॉन करंट एसेट। आगे बढ़ते हैं, वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर, यस वेजेस आर एक्सपेंसेस, तो एक कैरेज आउटवर्ड्स। अच्छा, अगर कैरेज इनवर्ड्स होता तो भी वो कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। और एक आपका वेजेस। तो 2 और 4 देख लो है या नहीं है? कौन सा है? टी, टी तो होता भी नहीं है, टी। अच्छा भाई आगे आ जाओ। ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2019 जॉन नेट एसेट्स, नेट एसेट्स क्या होता है? टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। याद करें, याद तो करें। हाँ, क्या हटा गया? चलो यार मैं बताता हूँ। नेट एसेट्स इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। नेट एसेट और कैपिटल एक ही बात है, नेट एसेट और कैपिटल एक ही बात है। बात समझ आई? क्लियर? आप जो मुझे फॉर्मूला बता रहे हैं टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं, वो फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हैं, नीचे भी कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, ऊपर भी कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, सही है। और कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बैलेंस शीट बैलेंस होती थी पुराने फॉर्मेट से, आज के दौर में तो बिल्कुल ही एसेट माइनस लायबिलिटीज, वो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल करते हैं। खैर, एंड कैपिटल 2000 खेल रहा है, जिंदगी में खेल रहा है। बोला है नेट एसेट भी 2000 के थे और कैपिटल भी 2000 का था। बोलता है ऑन जनवरी 2020 गुड्स कॉस्टिंग 140 वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 220। आपके पास गुड्स थी, आपके पास इन्वेंटरी थी जो कि कॉस्ट कितनी रखती थी? 140 की, बिकी कितने की? बोलता है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले नेट एसेट की बात करते हैं और कैपिटल की बात करते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे जो टोटल एसेट्स पहले तुम्हारे पास पड़े हुए थे वो कितने के थे? 140, सही है, ये चले गए तुम्हारे पास से। लेकिन इसके अगेंस्ट तुम्हारे पास क्या आ गए? ट्रेड रिसीवेबल आ गए। कितने के आ गए? अबे ट्रेड रिसीवेबल आ गए 220 के। तो तुम्हारे टोटल एसेट्स बढ़ कितने से गए? 80। और अगर मेरे टोटल एसेट्स 80 से बढ़ रहे हैं तो मेरे नेट एसेट भी 80 से बढ़ जाएंगे, आगे ना? बात समझ आई? अच्छा अब एक बात सुनो, मेरी इन्वेंट्री थी जो कि कितने की थी? 140 की। बिकी कितने की? 220 की। प्रॉफिट कितना दिखे गई? 80 का। तो मेरा कैपिटल भी कितने से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? अगर आप नीचे वाली बैलेंस शीट का पोर्शन देखो तो प्रॉफिट बढ़े तो कैपिटल बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ते हैं तो कैपिटल बढ़ता है ना। तो कैपिटल कितने से बढ़ा? 80 से। तो दोनों ही 80 से क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। बी क्लियर? आगे बात करें, आगे देखें आगे क्या बोलता है। बोलता है एट 31 द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आर मेड एन एडजस्टमेंट फॉर रेंट ओड बाय अ टेनेंट। उसने एक एडजस्टमेंट बनाई है रेंट ओड बाय अ टेनेंट, यानी कि उसने एक एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करी है कि एक रेंट था जो कि ओ करता था वो। हाउ डिड दिस अफेक्ट द आर्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट?
अच्छा, सबसे पहले उसने क्या किया है, उसने एडजस्टमेंट करी है किसकी, रेंट ओड की। तो सबसे पहले ये बताओ कि रेंट ओ करने की वजह से आपके करंट एसेट बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। रेंट ओ करता है, वो पैसा रिसीव करना है या नहीं करना है, करना है। इसका मतलब या तो आंसर बी होना चाहिए या डी होना चाहिए, दोनों में इंक्रीज है। दूसरा इफेक्ट की बात कहां पे शो कर रहा है, प्रॉफिट पे। प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनकम क्या हो जाती है, अक्रूड्स क्या करते हैं इनकम के अंदर भी, ऐड करते हैं, तो प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो जो आपका 21 है उसका आंसर आपके पास डी है। क्लियर, बात समझ आई। आगे देखो आप क्या बोलता है। नंबर 22, the owner of the business took goods for his own use but forgot to make an entry in the account. What was the effect of this error? इस एरर के होने से क्या इफेक्ट पड़ा। देखो गुड्स घर ले गया तो परचेजेस कम होनी चाहिए थी, परचेजेस कम नहीं करी, परचेज बढ़ी हुई है, परचेज बढ़ी हुई है तो कॉस्ट बढ़ी हुई है, कॉस्ट बढ़ी हुई है तो प्रॉफिट्स गिरे हुए हैं। तो प्रॉफिट्स क्या हुए हुए होंगे पहले, या तो ये या तो ये, ऐसे सोचेंगे पेपर में बैठ के। फिर दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों, तुमने प्रॉफिट्स को क्या करा हुआ था, कम किया हुआ था या ज्यादा किया हुआ था, कम किया हुआ था। ड्राइंग्स को क्या करा हुआ है, कम किया हुआ है। सोचो, चलो आपको मैं सोचो, आप ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल। आपने प्रॉफिट को कितने से कम किया हुआ है, किसी भी वैल्यू से कम किया हुआ है या ज्यादा किया हुआ है, कम किया हुआ है प्रॉफिट्स को। ड्राइंग्स को क्या किया हुआ है, लेट सपोज 1000 रुपए का प्रॉफिट कम हुआ था, तो 1000 रुपए की ही ड्राइंग्स भी कम हुई हुई है। तो प्लस माइनस 1000 प्लस माइनस 1000 कितना इफेक्ट पड़ा, कितना इफेक्ट पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सोचने का तरीका बस चाहिए, सिर्फ सोचने का तरीका चाहिए, आपका दिमाग वहां तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता। क्लियर, जिस दिन पहुंचना शुरू हो गया बस उस दिन कहानी खत्म, जिंदगी आसान। तो आंसर क्या आ गया इसका, सी आ गया। समझ आई, बात समझ आई, सही है। मैंने एक असम्पशन ले ली, एक वैल्यू अज्यूम कर ली कि 1000 प्लस हो रहा है तो 1000 माइनस हो रहा है, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा कैपिटल के ऊपर। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता था, क्लोजिंग कैपिटल जो होता था वही कैपिटल एम्प्लॉयड होता था, अगर लाइबिलिटी ना हो आपके सवाल के अंदर। तो इफेक्ट कितना पड़ रहा है, इस वजह से नील इफेक्ट पड़ रहा है। डन, क्लियर, आगे बढ़े। राशिद एंड सुनील formed a partnership on 1 जनवरी 2019। इन्होंने एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी है बट डिड नॉट प्रिपेयर अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया। दे प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैपिटल इंट्रोड्यूस 40,000 और 20,000, यानी कि राजिद का 40,000 और सुनील का 20,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ड्राइंग्स कितने की हैं, 5,000 और 3,500। शेयर ऑफ वर्क कितना है, 50-50%, आधा आधा काम बांट। दे डिसाइड टू ड्रॉ अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट। वो क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते हैं विच आइटम वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर राजिद, राजिद के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या होगा। देखो राजिद ने ड्राइंग ज्यादा करी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन इसने कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है तो कैपिटल का इंटरेस्ट इसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नजर आ रहा है। वर्क भी बराबर बांट रहे हैं तो कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। अच्छा जी, तो सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या चीज नजर आई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन लिमिट ऑन एनुअल ड्राइंग नहीं, ये भी राजिद के लिए तो बुराई है क्योंकि वो ज्यादा ड्राइंग करता है, वो उसकी कम हो जाएगी। पार्टनरशिप सैलरीज दोनों वर्क 50-50% कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हैरी एंड जेन आर इन पार्टनरशिप, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू हैरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। सैलरी है हैरी की, ड्राइंग्स है हैरी की और शेयर ऑफ प्रॉफिट है हैरी का। द ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ हैरी वाज 28,200। What was the closing balance of current account? Okay, तो ये एक हैरी भाई है तो हैरी भाई का एक करंट अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे प्यारा सा करंट अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस कितना था इसका, 28,200। फिर आपको इसको प्रॉफिट कितना मिला वो भी इधर ही लिखोगे। फिर उसके बाद इसको सैलरी कितनी मिली, फिर उसके बाद इसने ड्राइंग कितने की करी, 2,800। तो इसका सीडी बैलेंस कितना आ रहा है यार, देख लो कैलकुलेट कर लो, 30। तो ये आंसर आ गया। क्लियर, आगे बात करें। 25
Which item is shown in the income statement of the company and statement of change in equity? ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी इनकम स्टेटमेंट में नजर आती है और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में भी नजर आती है? प्रॉफिट नजर आता है। और क्या नजर आता है? और तो कोई चीज सिमिलर नहीं होती। और क्या सिमिलर होती है प्रॉफिट के अलावा? और कुछ सिमिलर ही नहीं होता। प्रॉफिट फॉर द ईयर। आगे बात करो। 26 हसन कैपिटल डिक्रीज बाय 200। हसन का कैपिटल 200 से डिक्रीज हो गया। डिक्रीज कैपिटल तब होता है या तो ओवर ड्रॉइंग्स कर ली जाए या लॉस हो जाए। दो सूरतों में कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। ओवर द ईयर इवन दो ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7000, उसने प्रॉफिट करा है 7000 रुपए का। विच ट्रांजेक्शन कॉज दिस? क्या हुआ होगा ऐसा? देखो, उसने प्रॉफिट करा 7000 रुपए का और उसका जो अब कैपिटल है ना वो है 6800 का। ये बात मानते हैं? 200 से डिक्रीज हो गया उसका क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताओ क्या हुआ होगा ऐसा कि बीच में इसका 6800 फिगर बन गया होगा। 6800 कैसे बन सकता है? इसने 1000 रुपए इंट्रोड्यूस करे और अगर 8200 निकाल लेता कारोबार से, ड्राइंग कर लेता, तो कितना आंसर आएगा? जरा कैलकुलेट करो। 7000 प्लस 1000 8000। हाँ हाँ, यही आंसर बन रहा है। नेगेटिव कितना आंसर है? यही आंसर आ रहा है ना? ये आंसर है। अच्छा, बाकी भी यहाँ मैं पुट करके देखता रहता, लेकिन पहले में आंसर आ गया, मैं आगे बढ़ा। सही है जी, आगे बढ़ा। 27 होता है अहमद प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग फॉर द ईयर, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, चेक रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, इररिकवरेबल डेट्स। हाउ मच डिड या हाउ मच हैड द ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? मुझे एक बात बताओ कि तुम पहले एसएलसी बनाओ जरा। एसएलसी यही बना लेते हैं, ठीक है? बीडी बैलेंस पता है आपको कितना है? देखो कितना है, 15000। फिर उसके बाद आपने क्रेडिट सेल्स करी कितने की? 85000 की। कैश सेल्स यहाँ लिखोगे? नहीं। उसके बाद फिर पेमेंट करी कितने की? 65000 की। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बैड डेट हो गया कितने का? 2000 का। सीडी बैलेंस कितना आ रहा है? कर लो, कैलकुलेट करो, सीडी बताओ। 33,000। सबका 33,000 आ रहा है। अरे वो छोड़ दो, पहले ये तो बताओ 33 आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, ओपनिंग बैलेंस कितना था? अब कितना हो गया? तो कितने से इंक्रीज हो गया? कितने से बढ़ गया? तो आंसर क्या हुआ? ए। मार्केट स्कीम में क्या आ रहा है भाई? तो फिर क्या मसला है? सही है ना? सही है। वो क्या बोला था? इंक्रीज बाय कितने से बढ़ गया, तो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस बताओगे ना। तो ये नहीं बोल रहा क्लोजिंग में कितना बैलेंस है, वो बोल रहा है इंक्रीज बाय कितने से बढ़ गया, वो बताओ। तो कितने से बढ़ गया? ओपनिंग कितना था? 15,000। क्लोजिंग कितना है? 33,000। तो कितने से इंक्रीज आ रहा है? 18,000 से इंक्रीज आ रहा है। लिख दिया। सही। आगे सुनो। 28 Ramsey provided the following information for the year। कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई। रेवेन्यू, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, मार्कअप। Gordon took goods 7,000 for his own use, ठीक है? What were the purchases? परचेजेस मांग रहा है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको रेवेन्यू दिया हुआ है कितने का? 90,000 का। कॉस्ट ऑफ सेल्स सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की दी हुई है आपको? 8,000 की। परचेजेस दी हुई है? नहीं। लेस ड्राइंग्स ऑफ स्टॉक, कितने की ड्राइंग्स है? 7,000 की। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की? 2,000 की। तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दी हुई, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। अब देखो कैसे निकल सकता है ग्रॉस प्रॉफिट? रेवेन्यू दिया हुआ है, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करने हैं, यानी कि 90,000 मल्टीप्लाई बाय मार्कअप टू मार्जिन एड न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, यानी कि 50/150। कितना आंसर आया? अबे 33.3 डायरेक्ट लगाओ ना, आंसर आ जाएगा। डेसिमल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो उसको? 30,000 आएगा ऐसे। 90 का 30 होता है। ये कुछ रटी हुई फिगर है, आज तक वही देता है। सही। और आप कैलकुलेटर पे लिखो
90,000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 150 30,000 आएगा। पहले कन्वर्जन नहीं कर लेना, ऐसे कन्वर्जन करना, ऐड न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, ऐसे सिखाइए। क्लियर हो गया? तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 30,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल 60,000 हो जाएगी। अब क्या करेंगे इसमें, 2000 ऐड 7000 ऐड माइनस 8000, आंसर आ जाएगा। करो, कितना आंसर आ रहा है? 60। देख लो क्या आंसर आ रहा है इसका। डी आंसर 61,000। क्लियर? बात समझ आई? तो ये देखो कन्वर्शन करवाई एमसीक्यू के अंदर इसने, दोबारा से आगे आगे आ जाए। 29 बोलता है अ ट्रेडर प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर रेवेन्यू, परचेजेस, कैश और क्रेडिट दोनों, और फिर क्लोजिंग में ट्रेड पेबल्स आपको गिवन है, और वो कितने के हैं? 9765। बोलता है व्हाट इज द ट्रेड पेबल टर्नओवर, या ट्रेड पेबल टर्नओवर का फॉर्मूला बताओ। हाँ भाई, ट्रेड पेबल टर्नओवर का है, उठा के बाहर फेंक दूंगा। क्या फॉर्मूला है बताओ? सब लोग बहुत अलग अलग आंसर दे रहे हैं। हाँ भाई, क्या फॉर्मूला है? और ट्रेड पेबल कितने के? वो क्रेडिट परचेज कितने की है? इनटू कितना आंसर आया? तो आंसर पढ़ कर दो, 31 डेज। क्लियर? डन। याद रखिएगा ट्रेड टेबल फॉर्मूला है, और इसको याद रखने का आपको आसान तरीका बता देता हूँ ताकि आप कभी इस फॉर्मूले को भूले नहीं। टर्नओवर किसको कहते हैं? सेल्स को कहते हैं, वो या सेल्स को कहते हैं या परचेज को कहते हैं? देखो सबसे पहले नाम क्या लिखा हुआ है? ट्रेड पेबल। तो फॉर्मूले में ऊपर क्या लिखोगे? ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय टर्नओवर, यानी कि परचेजेस अगर ट्रेड पेबल है, और अगर ट्रेड रिसीवेबल होता तो नीचे क्या लिखते? सेल्स। लेकिन कौन सी? क्रेडिट मल्टीप्लाई सेल्स का फॉर्मूला याद हो गया। अब जिंदगी में फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। क्लियर? डन। अब जब मैं पूछूंगा तो फिर आप अब गुस्सा नहीं दिलाना, ये चीजें याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट। आगे सुनो जरा। आगे बोलता है 30 ऑन 1 जनवरी 2019 करंट एसेट टोटल 16,000 एंड करंट रेशियो वाज 2:1. On 31st December 2019 the current liabilities has increased by 50% and the current ratio was 1:5. What was the value of current asset? Closing current asset निकालने, closing current asset निकालने के लिए पहले पता है आप क्या करो? मुझे पहले बताओ, जब भी प्रॉब्लम आए ना, या जब भी रेशियो आए तो फॉर्मूला लिखो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, यही होता। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास करंट एसेट ओपनिंग में कितने के थे? 16,000। तुम्हारे पास करंट लायबिलिटीज ओपनिंग में कितने की थी? नहीं गिवन, लेकिन तुम्हारे पास आंसर कितना आया था? 2। तो ये कितनी होनी चाहिए? हाँ जी, 8,000। ये बात मानते हैं कि आपके पास ओपनिंग में करंट लायबिलिटी कितनी थी? 8,000 की। क्लियर हो गई ये वाली बात? यहां तक सही है? फॉर्मूले को एक्स रख के निकाल लिया, नीचे क्या थी? करंट लायबिलिटी थी। इस 2:1 आंसर आता है ना, तो कैलकुलेटर पे तो 2 लिखा हुआ आएगा, फिर 1 आप खुद से लिखते हो, ऐसे ही करते हो ना। आगे सुनो, बोलता है ऑन 31 दिसंबर द करंट लायबिलिटीज हैज इंक्रीज बाय, यार बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, पहले 8,000 की थी, 8,000 इंटू 150 डिवाइड बाय 100 करो, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 50% में बढ़ा लो तो 4,000 और बढ़ जाएगी ना, 12,000 आ जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्लोजिंग में करंट लायबिलिटीज जो है अब मेरी वो कितने की है? 12,000 की है। और जो मेरा रेशियो है वो कितने का है? 1.5 का है। क्या मैं करंट एसेट नहीं निकाल सकता क्लोजिंग में? बताओ कैसे आ रहे हैं? तो मुश्किल बातें नहीं है, अब ये प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आएगी, लेकिन ये कोई खास बात नहीं। सही है, पहले ओपनिंग निकाल के 50% लगा के क्लोजिंग निकाला, और फिर नीचे का करंट एसेट निकलवाया। ऊपर करंट एसेट दिया हुआ था तो ऊपर लायबिलिटी निकाली और नीचे से यूज करके फिर क्लोजिंग के करंट एसेट निकाला। कुछ नहीं कर, फॉर्मूला ही है, वही घुमा रहा। आगे आ जाए 31। बोलता है अ कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लिक्विड टेस्ट रेशियो ईयर 1
1.1:2 liquid test, 1.4, 1.6. Which would explain the change in the ratio? The inventory has increased. यार liquid ratio में inventory का कोई काम होता है? नहीं होता. आगे बढ़ जाओ. Other payables are decreasing. हो सकता है. Liabilities अगर decrease होंगी तो जो liquid ratio है या current ratio बढ़ेगा क्योंकि liabilities denominator में, denominator कम, आंसर बढ़ा. आगे बोलता है trade payable are increasing. Trade payable नहीं, trade payable अगर increase होंगे तो liability increase हो रही है, denominator increase हो रहा है. ये बात तो गलत है. फिर बोलता है trade receivables are decreasing. नहीं, अगर trade receivables increase होते तो बढ़ता. तो आंसर क्या है? Other payables are decreasing. Other payable कम हो रहे हैं तो denominator कम हो रहा है. क्या फॉर्मूला होता है? Current asset except inventory divided by current liability. अब इसका आंसर अगर बड़ा आ रहा है तो क्यों बड़ा आ रहा होगा? या तो न्यूमरेटर बड़ा हो रहा होगा या डिनोमिनेटर छोटा हो रहा होगा. तो अब देख लो इनमें से किन की वजह से इन दोनों में से कोई एक चीज हो रही है. सिर्फ बी. क्लियर? आगे बोलता है 32. Which user of accounting statement is interested in past performance and taking remedial actions where necessary? Decisions कौन लेगा अगर कोई past experience में मसले मसाइल है? डायरेक्टर का काम है यार, और किसी का काम नहीं है डिसीजन लेना. बगैर देखे ऐसी डायरेक्टर का काम है. या ऑप्शन में है या नहीं है? वो मैनेजर तो है. यही होगा है ना? सही है. बात समझ आई? सही है. ये हम बहुत दफा बातें कर चुके हैं इसके बारे में. राशिद financial year end on 31st December, he paid rent on 1st February, 1st May and 1st August and 1st November. अच्छा, बहुत दफा end बोल दिया मैंने. N ये वाला N adjustment was made in the income statement for rent prepaid. Which accounting principle was applied? ठीक है भाई. क्या कहता है? वो रेंट पे करता था और फिर उसने प्रीपेड भी रिकॉर्ड किया है. तो अक्रूवल ऑफ प्रीपेड रिकॉर्ड करने को कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नहीं कहता. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कभी भी ये नहीं कहता कि अक्रूवल ऑफ प्रीपेड्स को रिकॉर्ड करो. अक्रूवल ऑफ प्रीपेड की किसकी बात करता है? मैचिंग स्लैश एक्रूवल कॉन्सेप्ट बात करता है. तो आंसर क्या हुआ? मैचिंग कॉन्सेप्ट बेटा. ठीक है, आगे आ जाओ. बोलता है व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द गोइंग कंसर्न. बी आंसर नजर आ रहा है मुझे, ऐसे ही मैंने पढ़ लिया इसको. देख लो आप लोग भी. It is assumed that the business will continue to operate in the foreseeable future. Clear? आगे सुनते हैं अगला MCQ 35. Brett purchased a machine for 1000 on 1st January. सही है. 1 जनवरी को 1000 की मशीन खरीदी गई है. बोलता है the machine was expected to last for 4 साल and have no residual value. On 31st December the same machine cost 1200 रुपए to purchase. ठीक है. At which value should the machine be included in the statement of possession? अच्छा वो पता है क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है चलो पहले डेप्रिसिएशन निकाल लो. 10,000 डिवाइड बाय कितना? 4 ना. 4 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है? 250. तो एसेट की बुक वैल्यू कितनी बची? 1000 माइनस 250 750. एक चीज है जो कि अभी इसकी हो चुकी है 750 की, लेकिन मार्केट में वही चीज इस वक्त मिल रही है 1200 रुपए की. पैसे बढ़ गए उसके. पैसे बढ़ गए उसके. मैंने आप लोगों को एक स्टैंडर्ड बताया था IAS 16 के बारे में. मैंने कुछ बातें करी थी आपसे. मैंने बोला था कुछ बिजनेस होते हैं जो कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने एसेट को कॉस्ट माइनस PFD पे शो करते हैं, और कुछ बिजनेस क्या करते हैं? अपने एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं. आपके लेवल के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल तो है ही नहीं. तो अब मुझे ये बताओ कि इसको अपने एसेट को 750 से शो करना चाहिए या 1200 पे ले जाना चाहिए? इसको कॉस्ट पे रहना चाहिए आपके लेवल के ऊपर. एएस लेवल पे आके ये सवाल कभी नहीं करेगा एग्जाम, क्योंकि उसमें दोनों मॉडल है. फिर क्लैरिफाई करेगा मॉडल कौन सा इस्तेमाल कर रहा था कारोबार. आपके लेवल पे कारोबार कौन सा मॉडल इस्तेमाल करता है? कॉस्ट मॉडल, हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल. हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन? ठीक है. अच्छा जी. तो बोलता है द करंट कॉस्ट विद नो डेप्रिसिएशन. नहीं, करंट कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकते. करंट कॉस्ट मतलब रिवैल्यूड अमाउंट. करंट कॉस्ट विद 1 ईयर डेप्रिसिएशन, भाई करंट तो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते ना आपके लेवल के ऊपर. आगे आ जाए. ओरिजिनल परचेज प्राइस लेस नो डेप्रिसिएशन है. पागल आवल हो गया. ओरिजिनल परचेज प्राइस विद 1 ईयर डेप्रिसिएशन. आंसर हो गया. आपने यही करना है. आपने रिवैल्यूएशन मॉडल दिमाग में नहीं लेके जाना पेपर के दौरान. आपने लेके जाना है आपके कोर्सेज के अंदर कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल होता है. डन. ओ लेवल्स की हद तक बात कर रहा हूँ, ये एएस लेवल और A2 लेवल की बात नहीं कर रहा. वहां स्टोरी क्लियर. तो हम लोगों ने